हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो आपका सीरीज चल रहा है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो सेकंड लेक्चर है, आप लोग ने पहला लेक्चर देख लिया होगा या ये वीडियो देखने के पहले आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट 1 का वीडियो जरूर देख लें। तो उसमें मैंने आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन बताया था एसिड बेस रिएक्शन के लिए, एसिड्स के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए, और हल्का सा आइडिया दिया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कि एन फैक्टर हम पढ़ते क्यों हैं। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में आप ये बोल सकते हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है एन फैक्टर कैलकुलेशन, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज मैं आपको कुछ रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने 32 रिएक्शन लगभग लिखी हैं यहाँ पे, उनकी मैं एक एक करके आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन अंडरलाइंड एटम का सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसको आप बड़े आराम से समझना, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो देखो जरा, सबसे पहले एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल में से कोई एटम रिड्यूस होता है। मतलब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों किसी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने कंप्लीट रिएक्शन ना लेके मैंने कुछ हाफ रिएक्शंस ली हैं जिनमें एन फैक्टर हमें बताना है। तो देखो, MnO4 माइनस अगर Mn2 प्लस में चला जाए तो MnO4 माइनस का एन फैक्टर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, अब यहाँ पे अगर आप इस हाफ रिएक्शन में देखोगे तो वो इंटरेस्टेड है सिर्फ Mn के चेक करने में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है वो दिया ही नहीं है। तो ऑक्सीजन का अगर कुछ भी ना दिया हो, किसी एक एलिमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो, तो आप ये मानना कि उसमें रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। रेडॉक्स चेंज सिर्फ उसमें होगा जिसका हाईलाइटेड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप इजिली चेंज रिएक्शन में देख पाओ। तो जैसे MnO4 माइनस में अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x है तो ऑक्सीजन का कितना होगा -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है -1। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया +7। तो x +7 में है और जा रहा है +2 में, +7 से +2 में जा रहा है। तो ये बताओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 Mn कितना हो रहा है? 5, इनफैक्ट -5। तो चेंज कितने का है? 5 का। और इसके मॉलिक्यूल में कितने Mn है? 1। तो एक बात याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस एक मॉलिक्यूल में आप ये देखना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मॉड क्या है। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और Mn जा रहा है +2 में। तो +7 से +2 चेंज कितने का है? 5 का। तो MnO4 माइनस में Mn में चेंज 5 का है, और ऑक्सीजन के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर कुछ होता चेंज तो साइड में लिखा होता। तो टोटल चेंज Mn का है, तो MnO4 माइनस का जो एन फैक्टर होगा वो 5 होगा। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। अगर आपसे बोला जाए कि MnO4 एसिडिक मीडियम में किस में रिड्यूस होता है, तो KMnO4 Mn +7 से +2 में जाता है, और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है। जेईई एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को पता होगा। सेकंड देखो, I2 इज फॉर्मिंग I-। तो I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 0। गया किस में है? -1 में। एक आयोडीन में कितने का चेंज है? 1 का। और इसके एक मोल में आयोडीन के कितने एटम है? 2। तो 2 एटम में चेंज कितने का होगा? 2। इसलिए एन फैक्टर ऑफ आयोडीन कितना लिखा हुआ है? 2। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आप एक एटम, जो भी एटम रेडॉक्स पार्टिसिपेट कर रहा है, उस एटम का आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो और उसका मॉड ले लो। तो एक एटम के लिए चेंज आ गया। फिर उसके एक मॉलिक्यूल में जिसका एन फैक्टर लिखना है, उसके एक मॉलिक्यूल में ये देखो कि कितने वो एटम है, और उतने से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो आयोडीन 0 से किस में गया? -1 में। एक आयोडीन में चेंज 1 का है, बट जिसका एन फैक्टर हमें बताना है उसके एक मोल में 2 आयोडीन के मोल है,
इसलिए जो चेंज होगा टोटल चेंज इसके एक मॉलिक्यूल में 2 होगा, इसलिए इसका n फैक्टर 2 हो गया। नाउ मूव टू थर्ड एग्जांपल, Cr2O7 2-। अब Cr2O7 2- में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr निकालना है तो 2x + 7 - 2 = -2, तो 2x = +12, x आ जाएगा +6। तो ये बेटा +6 से किस में जा रहा है, +3 में। एक Cr में चेंज कितने का है, 3 का, तो इसके एक मोल में कितने Cr हैं, 2, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 6 का। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जरा आगे एग्जाम्पल नंबर 4, IO3-। IO3- में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, और बेटा जा किस में रहा है, I2 में, +5 से जा रहा है 0 में, तो चेंज कितने का है, एक आयोडीन में 5 का। और बेटा जिसका आपको n फैक्टर लिखना है उसके एक मॉलिक्यूल में आयोडीन कितने हैं, 1। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, n फैक्टर ऑफ IO3- विल बी 5 ओनली। अब ये जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई मत करना हर जगह। देखो जिसका निकालना है उसमें एक ही आयोडीन है, भले ही प्रोडक्ट साइड 2 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसका निकालना है उसमें देखो कितने एटम है जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला देखो Fe2+ इज गोइंग इनटू Fe3+, तो एक ही एटम है, 2 से 3 जा रहा है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ Fe2+ विल बी 1 ओनली, क्योंकि जिसका निकालना है उसमें एक ही एटम है। अगला देखो SN4+ से SN2+ जा रहा है, तो n फैक्टर ऑफ SN4+ कितना होगा बेटा, 2, क्यों, +4 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 में गया, तो एक SN में 2 का चेंज है, और एक ही SN है जिसका आपको n फैक्टर बताना है। अगला देखो सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, और सल्फेट में सल्फर का होता है +6, तो 0 से जा रहा है +6, एक सल्फर एटम में चेंज हुआ है 6 का, और इसका जिसका निकालना है उसमें एक ही सल्फर एटम है, तो n फैक्टर ऑफ सल्फर विल बी कितना हो जाएगा, 6 ओनली। अब देखो HCN, इसका +1, यहाँ से आएगा इसका -1, इन 3 बॉन्ड से यहाँ आएगा +3 और यहाँ -3। तो कार्बन को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कार्बन का, साइनाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, और कार्बोनेट में कितना होता है, +4। तो एक कार्बन में बेटा कितने का चेंज है, 2 का, और जिसका आपको निकालना है HCN का, उसमें कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, तो चेंज कितना हो जाएगा, 2 से 4 हुआ है 2 का, और एक कार्बन में 2 का चेंज, और HCN के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है इसलिए 2 का चेंज। अब देखो जरा अगला Na2S2O3, Na2S2O3 में सल्फर होता है +2, और Na2S4O6 में होता है सल्फर 2.5। तो बेटा इसके एक सल्फर में कितने का चेंज हो रहा है, 0.5 का, बट इसका n फैक्टर आपको बताना है, तो n फैक्टर ऑफ Na2S2O3 में क्या आएगा, 2 सल्फर एटम है और एक में 0.5 का चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर इसका कितना आएगा। क्लियर होगी ये बात। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों जगह निकाला, यहाँ 2 आया, यहाँ 2.5, 2 से 2.5 पर सल्फर एटम 0.5 का चेंज है। जिसका n फैक्टर बताना है उसमें 2 सल्फर एटम है, तो टोटल चेंज कितने का हो जाएगा, 1 का। अगला देखो Cu2I2, Cu कितना है बेटा, +1, और गया किस में है, +2, आयोडीन है यहाँ -1, आयोडीन -1 में ही है, तो चेंज Cu+1 से किस में जा रहा है, +2 में। एक Cu में कितने का चेंज है, 1 का, बट जिसका n फैक्टर बताना है, n फैक्टर ऑफ Cu2I2 कितना आ जाएगा बेटा, 2, क्योंकि Cu के एक एटम में चेंज 1 का है, और Cu2I2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। अब देखो MnO4 +7, MnO2 में +4, तो n फैक्टर ऑफ MnO4- कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि एक ही Mn है। यहाँ पे देखो +7 गया किस में बेटा, +6 में, चेक कर सकते हो बड़े आराम से। तो n फैक्टर ऑफ MnO4- कितना आ जाएगा, 1, 7 से 6 हुआ, और जिनका n फैक्टर निकालना है एक एक एटम ही है। यहाँ देखो बेटा नाइट्रोजन 0, नाइट्रेट होता है +5, तो एक नाइट्रोजन एटम में कितने का चेंज है, 5 का, बट अब जिसका निकालना है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है,
तो n फैक्टर ऑफ N2 बेटा कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम में 5 का चेंज है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 10। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं उनमें खास बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और वो मैं आपको आपके लेक्चर में बता चुका हूँ। 2 तरीके बताए हैं, एक तो स्ट्रक्चर बना के और एक इसके कुछ जनरल रूल्स बताए हैं। अगर वो आप अप्लाई करते हो और सारे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत अच्छे से लिख लेते हो, तो फिर n फैक्टर कैलकुलेशन में उतनी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। हालांकि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको हर एक एटम का पता चल जाए तो ये इजीली पता चल जाएगा कि किस में कितने का चेंज हो रहा है, और पर एटम चेंज देख के ये देख लो कि कितने एटम रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर मॉलिक्यूल, वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। अब देखो जरा, अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर। इसमें मोस्टली एक ही एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा था। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14, FeS2। FeS2 होता है बेटा फूल्स गोल्ड। इसमें Fe होता है +2 फॉर्म में, ये याद रखना पड़ेगा आपको, और सल्फाइड होता है इस फॉर्म में S2 मतलब Fe का होता है +2 और सल्फर इसमें होता है -1 फॉर्म में। 2 सल्फर पे 2 माइनस होते हैं तो पर सल्फर -1 होता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो 2 सल्फर का -2, एक Fe का +2। तो देखो बेटा Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कैसे, +2 से +3 में। सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज -1 से +6 में। सल्फेट में सल्फर +6 में होता है, तो ये भी बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर किसी कंपाउंड में दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएं तो आप दोनों के चेंज को ऐड कर दो। तो बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में बेटा Fe में कितने का चेंज है, 1 का। सल्फर में कितने का चेंज है बेटा, -1 से 6। -1 से 6 होता है बेटा 7, 5 नहीं होता है, क्योंकि -1 से 6, तो -1 से 6 चेंज कितने का है, 7 का। तो एक सल्फर एटम में 7 का चेंज है, एक Fe एटम में 1 का चेंज है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में Fe का एक ही एटम है, तो Fe के लिए टोटल चेंज 1, सल्फर के लिए टोटल चेंज 14, तो टोटल n फैक्टर बेटा इसका कितना आएगा, 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जेईई एडवांस के लिए। Fe +2 से गया Fe +3 में, तो Fe के एक एटम में चेंज है 1 का, और सल्फर -1 से गया +6 में, तो एक सल्फर में चेंज है 7 का, और FeS2 जिसका हमें n फैक्टर निकालना है उसमें एक Fe में 1 का चेंज, 2 सल्फर में 14 का चेंज, टोटल चेंज होगा 15 का। हेंस n फैक्टर ऑफ FeS2 इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी 15। अगला देखो, आर्सेनिक AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड अगर आप देखोगे AS2S3, तो आर्सेनिक होता है बेटा +3 और सल्फर होता है -2। आर्सेनिक सल्फाइड +3 -2। अब देखो बेटा +3 -2, ये आर्सेनिक किस में जा रहा है, +3 से +5 में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सल्फर -2 से किस में जा रहा है, +6 में, अगेन कितने का चेंज हो रहा है, 8 का, -2 से +6 मतलब एक सल्फर में 8 का चेंज हो रहा है, और दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी बेटा किसी एक मॉलिक्यूल में दोनों का ऑक्सीडेशन हो तो दोनों के चेंज को आप ऐड कर दिया करो। तो बताओ एक आर्सेनिक में कितने का चेंज है, 2 का, और एक मॉलिक्यूल में आर्सेनिक है कितने, 2, क्योंकि AS2S3 है, तो AS2S3 है, तो एक आर्सेनिक में 2 का चेंज, 2 आर्सेनिक में 4 का चेंज, एक सल्फर में 8 का चेंज, 3 सल्फर में 24 का चेंज, और टोटल चेंज 24 + 4, तो आंसर होगा बेटा इसमें 28। बस यही डिफरेंस है बेटा जेईई एडवांस और जेईई मेंस में। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करे वो जेईई मेन में आएंगे, और ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो जेईई एडवांस में आएंगे। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ। FeS2 में Fe2+ है और सल्फर -1 है, तो आप ये देखो Fe+2 से किस में गया, Fe2+ से गया Fe3+ में, तो एक Fe में चेंज कितने का हुआ, 1 का, और वो हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइज। चलो यहाँ तक ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, गया किस में, सल्फेट में, सल्फेट में होता क्या है, +6, तो -1 से +6 चेंज हुआ 7 का, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है।
Fe भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो टोटल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो एक Fe में चेंज कितने का है, 1 का, और एक सल्फर में चेंज कितने का है, 7 का, तो 2 सल्फर, क्योंकि FeS2 का इन्फेक्टर बताना है ना, उसमें एक Fe है और 2 सल्फर है, तो एक Fe में 1 का चेंज, 2 सल्फर में 14 का चेंज, टोटल इन्फेक्टर विल बी 15. Similarly we can see for AS2S3 arsenic sulfide, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, रिएक्शन में राइट साइड में गया है वो +5 में, एक आर्सेनिक में चेंज कितने का है, एक आर्सेनिक में चेंज है 2 का, 3 से जा रहा है 5 में, और सल्फाइड -2 से जा रहा है +6 में, तो एक आर्सेनिक में चेंज हो रहा है, एक सल्फर में चेंज हो रहा है 8 का, और AS2S3 के एक मॉलिक्यूल में 2 आर्सेनिक है, मतलब 4 का चेंज आर्सेनिक में और 3 सल्फर है, तो 24 का चेंज सल्फर में, तो 24 और 4 28, तो AS2S3 का इस रिएक्शन में जो इन्फेक्टर होगा वो 28 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो Cu2I2 में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, तो Cu गया किस में है, +2 में, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आयोडीन -1 से किस में जा रहा है, +5 में, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब बेटा देखो बड़े आराम से देखो, Cu +1 से किस में गया, +2 में, एक Cu में चेंज कितने का है, 1 का। आयोडीन -1 से किस में गया, +5 में, तो आयोडीन में चेंज कितने का है, 6 का, -1 से +5, तो एक आयोडीन में चेंज है 6 का, एक कॉपर में चेंज है 1 का, तो टोटल 2 कॉपर है, तो टोटल कॉपर में चेंज कितने का हो गया, 2 का, और टोटल आयोडीन में चेंज कितने का हो गया, 12 का, क्योंकि एक में 6 का है, तो इसका इन्फेक्टर कितना आ जाएगा, 14। बिल्कुल सेम तीनों क्वेश्चन है। आगे देखो एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फेरस ऑक्सिलेट Fe2+, ऑक्सिलेट में कार्बन होता है बेटा +3, ऑक्सीजन होता है -2, ऑक्सीजन तो खैर यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो Fe2+ से किस में जा रहा है, Fe3+ में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन 3 से किस में जा रहा है, +4 में। CO2 में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो +4 होता है, तो कार्बन में चेंज हो रहा है 1 का, Fe में चेंज हो रहा है 1 का, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में एक Fe है, तो Fe में चेंज 1 और लेकिन 2 कार्बन है, तो कार्बन में चेंज 2, तो टोटल इन्फेक्टर इसका कितना आएगा, 3। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लो आपसे, +1 Cu2S में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, Cu जा रहा है +1 से +2 में, तो एक Cu में चेंज कितने का है, 1 का, लेकिन इसके एक मोल में Cu कितने हैं, 2, तो टोटल चेंज इन Cu कितना हो गया, 2, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे -2 से किस में गया, +4 में, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, तो -2 से +4, सल्फर में चेंज कितने का है, 6 का, और एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, तो 6 का चेंज सल्फर में और 2 का चेंज कॉपर में, तो टोटल इन्फेक्टर कितना आ जाएगा, 8। टोटल आपको ऐड करना है। अभी तक मैंने जो 5 क्वेश्चन प्रीवियस लिए हैं उनमें बेटा एक एटम की जगह 2 एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो पहले एटम में चेंज देखा, दूसरे एटम में चेंज देखा, मान लो पहले एटम में चेंज x है, दूसरे एटम में चेंज y है, तो x + y नहीं होगा, ये देखना पड़ेंगे नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अगर x चेंज वाले के एटम अगर स्मॉल a हैं और y चेंज वाले के एटम अगर एक मॉलिक्यूल में b है, तो आंसर होगा ax + by। ये आपको मेन सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें मैंने स्टार लगा रखा है, इनमें क्या खास बात है वो ध्यान से देखो। इन जो ये स्टार लगा रखा है इनका मतलब है कि ये जो गिवन रिएक्शन है बैलेंस्ड है, ठीक है। तो देखो जरा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, यहाँ पे कितना है, +4 MnO2 में, और यहाँ पे कितना है, +2। अब आप ये चीज़ फील करो कि अगर Mn +7 से +4 में भी गया और +2 में भी गया, तो आप इन्फेक्टर बताओगे कैसे? क्योंकि अगर आपको ये ना पता हो कितना +4 में गया और कितना +2 में गया, तो आप चेंज देख ही नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। इसका मतलब है कि अगर ये 3 क्वेश्चन आएंगे तो ये बैलेंस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो जरा,
तो अब ये लिखा हुआ है कि if 3 moles of MnO4 minus is converting into 1 mole of MnO2 and 2 moles of Mn2 plus, और उसने देखो Mn को कंजर्व कर रखा है, जो एटम रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एटम कंजर्व है यहाँ पे, मतलब वो बैलेंस है। तो अब यहाँ पे साफ साफ क्लियरली ये मेंशन है कि 3 Mn के एटम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बेटा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना है +21। यहाँ पे एक एटम +4 में गया, तो कितने में गया +4 में, और यहाँ पे 2 एटम गए हैं +2 में, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8, और यहाँ था कितना 21। तो +21 से ये सारे एटम कितने में रिड्यूस हो गए +8 में, तो डिफरेंस कितने का है 13 का। 13 का डिफरेंस है कितने मोल में 3 में, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा बेटा वो ध्यान से देखना, टोटल चेंज 13 का है 3 मोल में, तो पर मोल चेंज कितने का होगा 13/3। ये होपफुली समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सेंसिटिव एटम कौन सा है Mn, जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। Mn देखो बैलेंस है, 3 एटम यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ। टोटल Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में कितना है 21, 3 एटम है। राइट साइड में भी 3 एटम है, 2 है +2 वाले तो 4, और 1 है +4 वाला तो 4, टोटल हो गया 8 था, 21 हो गया 8, चेंज कितने का हुआ 13 का, बट 13 का चेंज कितने मॉलिक्यूल में हुआ 3 में, और एन फैक्टर इज डिफाइंड पर मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर कितना आएगा 13/3। नेक्स्ट सेकंड भी स्टार क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बैलेंसिंग होगा। Cr का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6, यहाँ पे कितना है +6, यहाँ पे कितना है +3। तो अब ध्यान से देखो टोटल लेफ्ट साइड में Cr के कितने एटम है, 4 मोल Cr2O7 है, मतलब 8 Cr एटम है, और हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6, तो कितना हो गया 48, 8 × 6। यहाँ पे बेटा 5 एटम है +6 वाले, और 3 एटम है +3 वाले, तो 5 एटम है +6 वाले और 3 एटम है +3 वाले, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 30 + 9 39, था कितना 48, हो कितना गया 39, 48 से 39 हुआ टोटल, तो चेंज कितने का हुआ टोटल 9 का चेंज हुआ कितने मोल में 4 में, तो इसका जो एन फैक्टर बेटा आएगा वो कितना आएगा 9/4। अब दोबारा देख लो, यहाँ पे टोटल Cr के कितने एटम है 8 एटम, 4 मोल है ना, और हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, तो टोटल Cr का एटम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 48, यहाँ पे Cr का कितना है 30, और यहाँ पे Cr का कितना है 9, तो ये कितना हो गया 39। 48 से 39 हुआ, चेंज कितने का हुआ 9 का चेंज हुआ, जिसका एन फैक्टर निकालना है उसके 4 मॉलिक्यूल लेके 9 का चेंज हुआ, तो पर मॉलिक्यूल चेंज कितने का होगा 9/4 का। तो ये भी जेईई एडवांस में आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है बट आता है। देखो जरा MnO4 +7 गया किस में है +4 में, और गया किस में है +6 में, सेम स्टार लगा है, मतलब दिस इज बैलेंस इन सेंस ऑफ Mn। देखो 5 Mn 3 Mn 2 Mn, यहाँ पे टोटल कितना हो गया बेटा Mn +7 वाला है और 5 है, तो यहाँ पे टोटल हो गया +35। यहाँ पे टोटल Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +35, और यहाँ पे टोटल Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा 3 है 4 वाले और 2 है 6 वाले, तो टोटल हो गया 12 + 12 कितना हो गया 24, और यहाँ था कितना 35 से बचा कितना 24, कितने का चेंज हुआ 11 का, लेकिन 11 का चेंज बेटा कितने मोल के लिए हुआ 5 का, तो आंसर क्या आएगा 11/5। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए थे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सेम करना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जब किसी कंपाउंड का एक एटम एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बना है पहला वाला और कितना बना है दूसरा वाला, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट एन फैक्टर। इसलिए मैंने इन तीनों में स्टार लगा है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जाम में बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा।
ठीक है। तो अब देखो जरा एक इम्पॉर्टेंट बात, अब इसमें एन फैक्टर कैलकुलेशन में मैं एक नेक्स्ट वीडियो दूंगा आपको, जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करेंगे अपन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन की। तो अभी मैंने आपको जो सिखाया है वो होपफुली आप तक पहुंच गया होगा। आप समझो एन फैक्टर आपको कैसे निकालना है, मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, इनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना तो आप सीख जाओगे। मैंने ये बोला है कि रेडॉक्स चेंज में आप ये चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर मान लो सपोज ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, तो ये देखो कितने का चेंज हो रहा है पर मॉलिक्यूल। यही एन फैक्टर है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी को अपन आगे चल के कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा, कितना भी टफ प्रॉब्लम आएगा, हम इसी बात से उसको क्रैक करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और रेडॉक्स के एन फैक्टर का अभी एक छोटा सा वीडियो और दूंगा, जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन एंड रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन के एन फैक्टर की कैलकुलेशन को फील कराऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।